नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एनडीए के सांसदों की साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है और आज करीब 46 सांसदों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। इसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के सांसदों के साथ उनकी बैठक है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के एनडीए के सांसदों के साथ भी वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बैठक में 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी। टारगेट सेट किए जाएंगे कि कैसे 24 में एक बार फिर परचम लहराना है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। आज एक बार और एक अहम बैठक और उसमें कई राज्यों के जो एनडीए के सहयोगी सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री यहां पे उनके साथ फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। तो एनडीए के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक, आज करीब 46 सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के सांसदों के साथ वो चर्चा करेंगे। मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के एनडीए के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे और 2024 को देखते हुए अब बैठकों का दौर जारी है। समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, आज प्रधानमंत्री करीब 46 सांसदों के साथ बैठक करेंगे, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें, चूंकि मानसून सत्र चल रहा है, तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि जो एनडीए के तमाम सांसद हैं उनका सीधा संवाद जो है वो प्रधानमंत्री के साथ हो सके। आपने देखा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री के साथ तमाम बैठकें हुई थी तमाम सांसदों की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि आज एनडीए क्लस्टर की आखिरी बैठक है और करीब 46 जो सांसद हैं, चाहे सिक्किम की बात करें, मेघालय की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वो सांसद एनडीए के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है करीब 6:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी और जो इस बैठक की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में तय किया जाएगा कि जिन जिन जिलों से खासतौर से जो संसदीय क्षेत्र है जिन सांसदों का, वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर माहौल है। अगर कहीं भी किसी भी तरीके से परेशानी है, दिक्कत है, ये सांसद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए नजर आ सकते हैं। आपने देखा कि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि विपक्ष की किसी भी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत किया जा सके और खासतौर पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो जिला स्तर पर चलती हैं उनको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जा सके, यानी कि योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है वो जनता को किस तरीके से बताया जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मूल मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे अपने सांसदों को, क्योंकि आपने पिछली बार भी बैठक हुआ था तो देखा था कि किस तरीके से कहा गया था कि अगर कोई भी समस्या है तो कहीं ना कहीं उन्हें अवगत कराया जाए। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आज शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। मॉनसून सत्र में विपक्ष की तरफ से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में 8 और 9 अगस्त को बहस हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और पीएम मोदी शाम 4 बजे इस मुद्दे पर लोकसभा में जवाब देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, कल गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था, स्मृति ईरानी को भी हमने सुना, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब आज प्रधानमंत्री देंगे। रहा है, यानी कि कल परसों के बाद से मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरू से ही आपने देखा कि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है सदन की कार्यवाही जो है एक दिन भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। आपने देखा कि पहले मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार पर आरोप लगाया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसके साथ ही दिल्ली से वह बिल लाया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुआ, हंगामा हुआ। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, कांग्रेस सांसद हैं गौरव गोगोई, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसके बाद लगातार सरकार से सवाल पूछा जाता है कि मणिपुर हिंसा मामले में सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया। इसके
साथ ही सीधे तौर पे ये आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 दिन क्यों हो गए बोलने में। अगर प्रधानमंत्री 80 दिन बाद बोलने के लिए सामने आए भी तो करीब 30 सेकंड ही उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो कल आपने देखा कि राहुल गांधी आक्रामक रूप में नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सुप्रीम कोर्ट से सजा पर 2 साल की रोक लगी, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि मणिपुर में मेरी भारत माता की हत्या हुई है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आक्रामक रूप से दिया, उसके बाद आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब दिया। ऐसे में आज बताया जा रहा है करीब 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के पटल पर बोलते हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार लगातार यही कह रही है, खासतौर पर गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि गृह मंत्री खुद वहां पे गए हुए थे, तमाम समाज के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, दिल्ली में भी तमाम समाज के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, खासतौर पे अगर मणिपुर की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मणिपुर हिंसा को किस तरीके से रोका जा सके, किस तरीके से वहां पे शांति व्यवस्था कायम की जा सके, इसको लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि कल कई बातें निकलकर सामने आई। कई महिला सांसद जो कि बीजेपी की सांसद, उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक इशारे करने के भी आरोप लगाए और इसका बाकायदा इसकी जो शिकायत है वो भी कहीं ना कहीं संसद में कराई गई। तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री सीधे तौर पे तमाम सांसदों का, खासतौर पे विपक्षी सांसदों की अगर हम बात करें, उनके सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं उनको भी कहा गया है कि वो जब प्रधानमंत्री जब बोले सदन में तो तमाम जो सांसद है वो मौजूद रहे। तो निश्चित रूप से आज एक खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है तब से लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है। करीब 31 महत्वपूर्ण बिल पास कराने थे, उसमें से चंद ही बिल पास हो पाए। ठीक है पीयूष, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। और इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है, और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं आज। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बीजेपी के अज्ञान का, उनके इग्नोरेंस का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई विवादित कंट्रोवर्शियल बिल सदन के भीतर आता है तो एक समिति गठन की एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई मेंबर चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो, इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या चेंजेस किए जाएं वो बताए जाएं, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते और जिस शख्स को उस समिति में नहीं रहना वो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। ये प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, किसी को जर जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाएं। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन है, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए। 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं। 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो 2 लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए हैं, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जाम्पल है।
मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिस मामले को कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफर करा गया, उसका ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। मैं आज बहुत सबूत लाया हूं दिखाने के लिए आप सबको, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जिसके तहत मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई उसे विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए भेजा गया। इस पूरी पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फर्जीवाड़ा, फोर्जरी। तो राघव चड्ढा अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए और यहां पे समझाते हुए कि कैसे उनके मामले को किस तरीके से बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चूंकि चौथा दिन है और सत्र में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले भी विपक्ष ने मणिपुर के मामले को लेकर भी सरकार को घेरा था। आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो महंगाई और रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। मणिपुर की गूंज भी यहां पे सुनाई दी थी। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। वो विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, फिर चाहे महंगाई का हो, रोजगार का हो, मणिपुर का हो। हालांकि मणिपुर के मामले को लेकर भी एक दिन खूब हंगामा हुआ और उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, आज चौथा दिन सदन का, तो आज मुख्यमंत्री बोलेंगे। उम्मीद है कि विपक्ष जिन मुद्दों को आधार बना के जो सवाल उठा रहा था उनका जवाब आज मिलेगा। एसके वाजपेयी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी शायद नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आज सदन में क्या कुछ होने की संभावना। और चूंकि आज मुख्यमंत्री बोलेंगे तो जाहिर है विपक्ष जो सवाल पिछले कई दिनों से उठा रहा है उन सवालों का जवाब वो यहां पे देते हुए नजर आएंगे। तो आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का वो जवाब देंगे विपक्ष को, विपक्ष के उन सवालों का जो लगातार उठाए जा रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, आज मुख्यमंत्री यहां पे उन तमाम सवालों का जवाब देते नजर आएंगे जो विपक्ष की तरफ से इस सत्र में उठाए गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। चूंकि विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अगर हम कल की बात करें तो सूखा और बाढ़ जो प्रदेश की स्थितियां हैं, उसके अलावा गन्ना किसानों का भुगतान, गन्ना मूल्य, ये बहुत सारे ऐसे विषय थे। उसके अलावा जो सीएजी की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई है जिसमें कई ऐसे भुगतान हैं जो 2012 से लेकर 16 के बीच में हुए। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि उस दौरान समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उससे बड़े पैमाने पर प्राधिकरणों को भी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास विभाग भी बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं इस नुकसान की चपेट में आया है। तो उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो सदन में रखी गई थी, उन पर भी आज चर्चा होनी है। सीधे तौर पर चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट हो, किसानों का मुद्दा हो, सूखा या बाढ़ से संबंधित चीजें हो, गन्ना मूल्य भुगतान हो, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष कल सदन में उठा चुका है। उन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दे सकते हैं। चूंकि सदन का चौथा दिन भी है और कल एक दिन और सदन चलना है। कल के बाद यूपी विधानसभा का सत्र स्थगित हो जाएगा निश्चित काल के लिए, फिर दोबारा कभी सदन होगा। तो उसके पहले कोशिश सरकार की यही होगी कि जो चीजें हैं उनको पूरा कर लिया जाए। हालांकि एक महत्वपूर्ण चीज और है कि जो यूपी विधानसभा की नई नियमावली जो कि 64 साल बाद आई है, उस पर कल सदन में चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद आज अब 2023 वाली नई नियमावली होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस तरीके की नियमावली के जरिए बहुत सारे नए संशोधन किए गए हैं। मतलब अंग्रेजों के जमाने से जो चीजें चली आ रही थी उनको खत्म किया गया है। हालांकि आज सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी बोल सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न जो सवाल हुए हैं उनके जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रख सकते हैं। क्योंकि नेता सदन आज अपना वक्तव्य सदन में दे सकते हैं किस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है, कैसे। ठीक है, इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। और चूंकि यूपी विधानसभा में नई नियमावली पे चर्चा है और सदस्यों ने प्रश्नकाल का समय बढ़ाने की मांग की है, मोबाइल पे रोक लगाने को वापस लेने की मांग की गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सुझाव भी दिए हैं। सुझाव पर सहमति बनने पर नियमावली में शामिल किया जाएगा
आराधना मिश्रा ने महिलाओं को बोलने में प्राथमिकता का सुझाव दिया है। विधायकों के अफसर को फोन करने पर रिकॉर्डिंग का भी मामला उठा और विधायकों के फोन रिकॉर्ड करने पर विशेषाधिकार हनन के तहत लाने का सुझाव भी दिया गया। तो यहां पे कुछ सुझाव भी दिए गए। ज्यादा जानकारी इस पे एस.के. वाजपेयी देंगे। एस.के. वाजपेयी, कुछ सुझाव भी यहां पे दिए गए, आज उन पे भी बात होगी। बिल्कुल, अगर हम नई नियमावली की बात करें तो उसमें बहुत सारे संशोधन हैं। इन अगर हम संशोधनों को देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस नई नियमावली के तहत यूपी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अब अपने साथ सदन के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। चूंकि 64 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस दौरान मोबाइल नहीं हुआ करते थे। सीधे तौर पर उस दौरान की नियमावली बनी थी। चूंकि अब नियमावली बदल गई है और नई नियमावली सदन में पेश हो चुकी है 2023 जो नियमावली है यूपी विधानसभा की, तो अब उसमें मोबाइल ले जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर उसको लेकर बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि मोबाइल को बैन ना किया जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रश्नकाल का समय है उसको बढ़ाने का भी सुझाव कई विधायकों की तरफ से दिया गया है, जिसमें जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रश्नकाल का समय तब तक होना चाहिए जब तक कि सदस्यों के पास उनके सवाल रहें, उनके जवाब सरकार को देने चाहिए। तो प्रश्नकाल का समय बढ़ाया जाए, मतलब उसकी कोई समय सीमा निर्धारित ना की जाए। दूसरी चीज ये है कि जो आराधना मिश्रा मोना है, नेता विधानमंडल दल है कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब सदन में बोलने का अवसर दिया जाए उस दौरान महिला जो सदस्य हैं उनको प्राथमिकता दी जाए कि ज्यादा समय उनको मिले, ज्यादा से ज्यादा वो अपने क्षेत्र ठीक है। इसके वाजपेयी जी, आप नजर बनाए रखिएगा इस पे, आप इस पे पूरे मामले पे नजर बनाए रखिएगा, कार्यवाही पे सदन की। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां आजमगढ़ में छात्रा की मौत का मामला है और चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में बिना मान्यता चल रही थी कक्षाएं। 2 दिन पहले प्रदेश के निजी स्कूलों ने बंद रखा था। 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत हुई और छात्रा की मौत मामले पर डीआईओएस ने स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। परिजनों की तहरीर पर प्रधानाचार्य और शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया गया। छानबीन में छात्र को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया और यूपी विधानसभा में भी छात्रा की मौत का मुद्दा उठा और छात्रा की मौत के मामले में एएसपी अब मामले की जांच करेंगे। खबर प्रयागराज से है जहां माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड में सुनवाई है आज, और आज जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी। हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स पर आज आरोप तय होंगे। एसआईटी चार्जशीट के आधार पर शूटर्स पर आरोप तय करेगी और आरोप होंगे उसके हिसाब से। और 15 अप्रैल को माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। एसआईटी ने जांच के बाद कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट और शूटर लवलेश, सनी और अरुण मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दी गई। तो माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड में आज सुनवाई है और विकास इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, आज अतीक और अशरफ हत्याकांड में जो हमलावर थे आज उनको लेकर सुनवाई होनी है। देखिए, साफ तौर पर माफिया अतीक अहमद हत्याकांड के मामले में एसआईटी के चार्जशीट के आधार पर आज शूटरों पर चार्ज फ्रेम होंगे। यानी कि बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले पे आज प्रयागराज की जो जिला न्यायालय है वहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तीनों शूटर जो है वो प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद है और उसके बाद आज पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईटी ने जांच के बाद कोर्ट में अपनी जो चार्जशीट है वो दाखिल की है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो शूटर लवलेश, सनी और अरुण मौर्य थे उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद आज जिस तरीके से आज चार्ज फ्रेम होगा, तो ऐसे में उनका मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो माफिया अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई थी उसमें जो हमलावर जो अभी पुलिस के शिकंजे में है उसको लेकर आज आरोप तय होंगे। शूटर लवलेश, सनी और अरुण मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दी गई थी और अतीक और अशरफ हत्याकांड में सुनवाई है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी संसद में आज शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। मॉनसून सत्र में विपक्ष की तरफ से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में 8 और 9 अगस्त को बहस हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से सांसदों ने जवाब भी दिया, जिसके बाद आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और आज 4 बजे इस मुद्दे पर लोकसभा में वो जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा में शामिल होंगे और विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो लगातार उठाए जा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था, स्मृति ईरानी सदन में बोली थी, राहुल गांधी को भी हमने सुना और आज चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष सवाल जवाब का सिलसिला उस पर जारी और आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे विपक्ष के सवालों का। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज और आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और महंगाई हो चाहे रोजगार हो, इसे आधार बना के लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, कई सवाल उस पर उठाए जा रहे थे। मणिपुर की गूंज भी यहां पे सुनाई दी थी। उसके बाद महंगाई और रोजगार का मुद्दा, इसे आधार बनाकर भी बार बार सरकार को घेरा जा रहा है और आज योगी आदित्यनाथ इस पर जवाब देंगे। और नोएडा से खबर है जहां सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी खबर आ रही है, जहां सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बनेगी और फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। कराची टू नोएडा फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। तो सीमा और सचिन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से यहां पे आई, उसको लेके खूब विवाद भी हुआ, कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई कि कैसे वो आई, क्यों आई, जासूसी के और तमाम तरह के सवाल भी उठे। लेकिन अब फिल्म कराची टू नोएडा बन रही है और कराची टू नोएडा फिल्म का जो पोस्टर है वो भी रिलीज हो चुका है। तो सचिन और सीमा हैदर चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये मामला जो है वो विवादों में है, वो सुर्खियों में है और अब इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी ये आ रही है कि अब इन दोनों पे फिल्म बन रही है और सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी ये खबर जिसमें इनकी जो लव स्टोरी है उस पे फिल्म बनेगी। फिल्म का नाम भी तय हो गया है और फिल्म का नाम है कराची टू नोएडा। कराची टू नोएडा फिल्म का जो पोस्टर है वो भी रिलीज हो गया। इसमें 4 बच्चों के साथ ये दोनों इस तस्वीर में, इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई डायरेक्टर इनके पास पहुंचे कि फिल्म बनाएंगे, गाना बनाएंगे, खूब मीम्स भी बन रहे हैं, रील्स भी बन रहे हैं। और हमारी संवाददाता इस पे प्रिया राणा इस पे ज्यादा जानकारी देंगी। प्रिया, सीमा और सचिन पे अब एक और फिल्म बन रही है, नाम कराची टू नोएडा। जी बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी पर ये फिल्म बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है कराची टू नोएडा। अगर हम बात करें तो इसके लिए देखिए सीमा हैदर के रोल के लिए देश भर से नोएडा आएंगे एक्टर्स, ऐसा बताया जा रहा है और साथ ही बहुत सारे मॉडल्स भी अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी फिल्मों से अलग अलग ऑफर जो है सीमा हैदर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी ऐसे में ये माना जाए चूंकि इससे पहले कई विवादों में ये दोनों रहे हैं। सीमा हैदर लगातार कहीं जासूसी के सवाल उठे, कहीं पे ये कि कैसे यहाँ पे आई, अलग अलग तरह के संदेह की नजर से भी उसे देखा जा रहा था। लेकिन अब भारत में हम देख रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी तो खूब बढ़ी है, लोग इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब इनके ऊपर फिल्म बन रही है और ज्यादा सुर्खियां, कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजेश, अगर हम बात करें तो जब पहले अमित जानी यहाँ पर पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में, वहां पर देखिए जो सीमा ने कहा था, उसने यही कहा था कि पहले उसको क्लीन चिट मिल जाए उसके बाद वो काम करेंगी। लेकिन अभी देखिए किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई क्लीन चिट उसे नहीं मिली है, लेकिन लगातार देखिए वो सुर्खियां जो है अपनी बटोरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो ये ऑडिशन किया गया है कितना ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अभी कोई भी क्लीन चिट उसको नहीं मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी ये खबर जहां इनकी लव स्टोरी पर अब एक फिल्म बनने जा रही है और फिल्म का नाम है कराची टू नोएडा, जहां नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ये समीक्षा बैठक है। यानी नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ये समीक्षा बैठक, सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
सरकारी नौकरी में आयु में छूट मिलेगी और सभी विभागों में रिक्त पदों पर बिना देरी नियुक्ति हो, यह उन्होंने कहा। कर्मचारी संगठनों से संवाद बनाए रखें और 30 सितंबर तक पूरी हो विभागीय पदोन्नति की कार्रवाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां समीक्षा बैठक की और नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की यह समीक्षा बैठक, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और खबर लखनऊ से है, जहां गालीबाज अफसर का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर निगम के अफसर का यह वीडियो वायरल हो रहा है और गाय पकड़ने गई टीम ने बदसलूकी की। सड़क पर गाय को बेतरतीब से पकड़ रही थी यह टीम और राहगीर के टोकने पर महिला अधिकारी ने गालियां देना शुरू कर दिया। गोमती नगर जोन 4 की बताई जा रही है ये वीडियो और न्यूज वन इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला अधिकारी जो है वो यहाँ पे गाली देती हुई नजर आ रही है। अचानक अभी मर जाता है, नहीं मर जाता। गाय मरती कि ना मरती? कमांड दिया जाता है क्या कोई? पहले आप दूरों की बात करिए। गाय मरती है ना मरती? क्यों बंद करे? क्यों बंद करे? ज्यादा हीरो बना हुए। इधर दूर से बात करिए। मैं गलत तरीके से बात कर रहा हूँ। गलत तरीके से बात करो, गलत तरीके से बात करो। दूर रहो, दूर रहो। गलत तरीके से बात करो तो बात करिएगा मेरे से। नीलेश, इस पे ज्यादा जानकारी नीलेश चौहान हमारे संवाददाता देंगे। नीलेश, तस्वीर सामने है, एक महिला जो शख्स वीडियो बना रहा है उसके साथ बदसलूकी कर रही है, क्या विवाद था ये पूरा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गोमती नगर इलाके में नगर निगम की टीम जो गाय हैं उनको पकड़ने के लिए गई हुई थी। इसी बीच जो है जो अफसर थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो वीडियो बनाने वाला शख्स था उसका जो है उसके साथ अभद्रता करने लगे, गाली गलौज करने लगे। पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। फिलहाल देखना होगा कि गालीबाज अफसरों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर आप कार्रवाई करने जाते हैं, कोई वीडियो बनाता है तो उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते हैं, भद्रता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक स्थान पर कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के कार्यों करने वाले लोगों को रोक सके या उनका वीडियो बना सके। तो तमाम लोग ऐसा करते हैं जब इस तरीके की कोई टीम जाती है। अब देखना होगा कि इसी बीच जब ये विवाद हो गया कि अफसर ने गाली व्यक्ति को दी और धक्का मुक्की भी उसके साथ हुई, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। अब वायरल वीडियो पर किस तरीके से नगर आयुक्त कार्रवाई करते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बरसात के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कृष्णानगर में 2 मरीज मिले हैं, 9 को नोटिस दिया गया है और यहां पे स्वास्थ्य विभाग ने 9 घरों को नोटिस भेजा है। आलमबाग सीएचसी में 24 घंटे में 3 डेंगू के मरीज मिले हैं। तो अक्सर बरसाती मौसम के बाद मच्छर से पनपने वाली ये जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते हैं और ऐसे में जरूरी है कि इसको लेकर जागरूकता हो और सावधानी बरती जाए। खबर मेरठ से है, जहां कारोबारी डीके जैन की हत्या की गई है और हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मार दी। कारोबारी डीके जैन और पत्नी को गोली मारी गई। दोनों घायलों को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने कारोबारी को मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में हत्या की ये पूरी वारदात कैद हुई है और एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर मौजूद हैं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के कबाड़ी बाजार का यह मामला, जहां बदमाश बेखौफ, इन्हें ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का, और यहां घर में घुसकर 2 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। बदमाश यहां बेखौफ, वो भी तब जब एक तरफ तो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बदमाशों को ढेर किया जा रहा है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, बावजूद इसके अपराध पर रोक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। कहीं हत्या, कहीं लूट और कहीं डकैती जैसी वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं। तो ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। इस वारदात ने बता दिया कि यहां बदमाश बेखौफ है। मेरठ से एक खबर, कारोबारी डीके जैन की हत्या कर दी गई।
के शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता। के शर्मा, यहां बदमाश बेखौफ, इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का, घर में घुस के 2 लोगों को गोली मार दी। पिछले 1 महीने में ये दूसरी बड़ी घटना है। करीब 8 जुलाई को एक गोरक्षक को गोली मारी गई थी आशीष भारती को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में, और आज की सुबह की ये घटना बड़ी दुर्भाग्य है। बैड रूम में घुसकर डीके जैन और उसकी पत्नी को गोली मारी गई। अभी शुरुआती सूत्र से पता चल रहा है कि किसी करीबी ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दोनों के अस्पताल में पहुंचा, जहां सरकारी डीके जैन को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं उसकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर व्यापारियों में रोष है, क्योंकि व्यापारियों पर जब इस तरीके के हमले होते हैं तो पुलिस की व्यवस्था की पोल खुल जाती है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नकद अभियान बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया के शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मेरठ से है, जहां जिला आपूर्ति विभाग की टीम के साथ गुंडाई का मामला है। पुलिस ने गुंडाई मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पेट्रोल पंप मालिक, कर्मचारियों और कई अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देर रात पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ब्राउजर की जांच करने पहुंची थी प्रशासनिक टीम, जिन पे हमला किया गया था। सीएम के आदेश के बाद पश्चिम में चल रहा विशेष अभियान और सरकारी काम में बाधा डालने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और कर्मचारियों ने अधिकारियों पर हमला किया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है और जिला आपूर्ति विभाग की टीम के साथ गुंडाई का ये मामला है। क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे यहां पे प्रशासनिक टीम के साथ मारपीट की गई और उसके बाद अस्पताल में भी हमारी टीम गई थी उन अधिकारियों से बात करने के लिए जिनके ऊपर हमला हुआ था। अतुल इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, ये जो मामला है इसमें अब प्रशासन हरकत में आया है। देखिए राजेश, मेरठ में लगातार देखा जाए तो पेट्रोल पंप पर गुंडाई का मामला लगातार देखने को मिलता है। आम जनता के साथ बदसलूकी की जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप स्वामी है, कर्मचारी है, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन की टीम पर ही लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। जिसके बाद ब्राउजर की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर पश्चिम यूपी में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी तरह से पेट्रोल पंप पर ब्राउजर नहीं होना चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, उस पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। वहीं मेरठ के अंदर जो पेट्रोल पंप स्वामी है, कर्मचारियों के साथ मिलकर के लाठी डंडों से वहां पर हमला कर देते हैं और साथ ही जो लगे कैमरे हैं, वहां पर जो पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगे हैं उसका डीवीआर निकाल ले जाते हैं। सवाल यह है कि प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन मेरठ में अगर बात की जाए तो तेल का पुराना नाता रहा है। लगातार देखा जाए तेल को लेकर के मेरठ सुर्खियों में रहता है, लेकिन उसी के साथ साथ पेट्रोल पंप माफियाओं की बात की जाए, पेट्रोल पंप जो स्वामी है उनकी बात की जाए तो वो प्रशासन की टीम पर ही, प्रशासन के अमले पर हमला करने पर उतर आए। क्योंकि प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, आम जनता की जो लूट हो रही है उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा था, लेकिन उसी के बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पुलिस की तरफ से भी एक्शन शुरू हो चुका है। अज्ञात लोगों पर 8 से 10 अज्ञात है, 4 नामदर्ज लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से दूसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें जल्द ही पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से अवैध रूप से कालाबाजारी की जा रही थी उस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी थी, जिस पर काम में बाधा डाली गई है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लगातार देखा जाए तो मेरठ में अब कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। पेट्रोल पंप माफिया